নমস্কার, বাংলা জাগোয় আপনাদের স্বাগত। হাঁটু ব্যথা প্রায় প্রতিটি ঘরে কেউ না কেউ এখন এই সমস্যায় ভুগছেন। একটা সময় পর্যন্ত আমরা মনে করতাম যে নির্দিষ্ট একটা বয়সের পর 60 বছর বা 70 বছরের পর থেকে হয়তো এই সমস্যা আমাদেরকে কাবু করছে। এখন কিন্তু তা নয়, অনেক অল্প বয়সীদের মধ্যেই এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তার কারণ কি? কিভাবে এই হাঁটু ব্যথা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি? কিভাবে বুঝতে পারবো আমাদের হাঁটু সুস্থ রয়েছে বা কি করণীয়? সেই সমস্ত কিছুর উত্তর দেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন, অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই এর তরফ থেকে ডক্টর অরুণ কান্নান। ডক্টর কান্নান, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। আপনাদেরকে জানাই অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই, গ্রেমস রোড, এবং সেখানে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র 30 মিনিটের দূরত্ব এবং চেন্নাই রেলওয়ে স্টেশন থেকে 20 মিনিটের দূরত্ব, এবং সেখানে এক ছাদের তলায় আপনারা সমস্ত রকম পরিষেবা কিন্তু পেয়ে যাবেন। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি, হেল্পলাইন নম্বর হচ্ছে 044401066 এবং হোয়াটসঅ্যাপেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন 8017363636 এবং 9163048748। এই দুটো নাম্বারে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আজকে আলোচনা করব কিভাবে আমাদের হাঁটুকে আমরা সুস্থ রাখতে পারি এবং কোনো রকম সমস্যা আছে কিনা তা বুঝবো কিভাবে। डॉक्टर कन्नन, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहेंगे कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है ये घुटने का दर्द। क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? घुटना का जो पेन होता है एज के हिसाब से कारण हो सकते हैं। जो मोस्टली घुटनों का जो प्रॉब्लम है शुरू होते हैं थोड़ा उम्र के बाद, यूजुअली 35-40 के बाद शुरू होता है। स्पेशली विमेन में थोड़ा 35-40 के आसपास कुछ लोगों को दर्द होता है, वो नी कैप के कारण की वजह से, उसको पेटेला कहते हैं, उसके वजह से कुछ उस समय दर्द होता है। बट बहुत लोगों को जो 45-50 के बाद ही घुटना का दर्द शुरू होता है। इसका मेन रीज़न, कॉमनेस्ट रीज़न है ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें हड्डी के ऊपर जो कार्टिलेज या जेल होता है वो घिस जाता है, धीरे धीरे घिसना शुरू होता है। जब घिसता है तो थोड़ा फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है घुटना में। तो जैसे स्मूथ मूवमेंट जो घुटना में होना चाहिए वो नहीं होता है। तो जब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, टेढ़ापन भी जो धीरे धीरे शुरू हो जाता है, उसके बाद तो इनको दर्द हो जाता है, स्वेलिंग होता है, आवाज़ करता है, ये सब प्रॉब्लम शुरू होता है। पर मेन रीज़न है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें जो हड्डी के ऊपर जो कार्टिलेज है, वो लाइनिंग है, वो घिस जाता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या दूसरे टाइप का भी जो आर्थराइटिस होता है, ये डिफरेंशिएट आप लोग कैसे करते हैं कि किस वजह से ये पेन हो रहा है? जो कॉमनेस्ट रीज़न है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पर हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि दूसरा कोई रीज़न ना हो। तो उसमें सेकेंड मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न कह सकते हैं रूमेटॉइड या बात का प्रॉब्लम होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो कार्टिलेज के ऊपर या अगेंस्ट एक्ट होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूजुअली बहुत सारा जोड़ अफेक्ट होते हैं, सिर्फ एक घुटना या एक जॉइंट अफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारा जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, और थोड़ा कम उम्र में ही बहुत लोगों को शुरू हो जाता है। ऐसे एक से ज़्यादा जॉइंट अफेक्टेड है, घुटना, हिप जॉइंट्स, एंकल, हाथ का जॉइंट्स, वो सब में प्रॉब्लम हो रहा है और थोड़ा कम उम्र में शुरू हो रहा है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हमें सोचना पड़ेगा। तो इसमें प्राइमरी है एक्टिविटी रिलेटेड पेन से ज़्यादा है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। जब सुबह सो के उठते हैं उस समय ज़्यादा दर्द होता है और बहुत सारा जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है। ऐसा हो रहा है तो हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सोचना है। उसके लिए टेस्ट करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पता करके उसके बाद उनको मेडिसिन दिया जा सकता है। दूसरा एक कारण हमारा देश में जो कॉमन है, कभी कभी घुटना में या कोई भी जॉइंट्स में टीबी का असर हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस का हो सकता है। तब है तो यूजुअली हमारे ब्लड टेस्ट में पता चलता है, उसको कंफर्म करने के बाद बहुत लोगों को टीबी का इलाज करने का ज़रूरत पड़ता है। तीसरा जो कारण हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा, पोस्ट ट्रॉमेटिक कहते हैं, जो चोट के बाद होता है। चोट से कुछ लिगामेंट्स या हड्डी में डैमेज पहले हो गया और पूरी अच्छा पोजीशन में नहीं आया, तो धीरे धीरे घुटना में डैमेज बढ़ सकता है। ये चोट के बाद पोस्ट ट्रॉमा आर्थराइटिस कहते हैं। ये तीनों बाकी अलग कारण है, बट मोस्ट कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस।
जैसे आपने बोला कि यूजुअली 60 साल का ऊपर के उम्र के लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है, बट अभी तो दिखा जाता है कि बहुत यंग एज में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्यों? एक तो कारण है मेनली बॉडी वेट है, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। जैसे हम यही समझना चाहिए कि मतलब जब भी हम चलते हैं हमारा पूरा शरीर का वजन है पैर के ऊपर और घुटने के ऊपर जाता है। तो जैसे अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो हमारा वेट है ज़्यादा है, अगर 5 किलो ज़्यादा है, हर एक स्टेप में 5 किलो ज़्यादा स्ट्रेन घुटना के ऊपर पड़ता है। तो जैसे ओबेसिटी का प्रॉब्लम, जो वजन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी उसके साथ बढ़ रहा है और थोड़ा जल्दी शुरू हो रहा है। दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक कह सकते हैं। बहुत लोग सेडेंट्री लाइफ में हैं तो एक्सरसाइज नहीं होता है, साइकिलिंग नहीं करते हैं, बहुत लोग वॉकिंग भी कम होता है, तो हड्डी का और कार्टिलेज का कमज़ोरी भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से वेट ज़्यादा हो रहा है, जो कार्टिलेज और हड्डी का स्ट्रेंथ ओवरऑल थोड़ा कम एक्टिविटी होने से, सेडेंट्री जॉब होने से उसका भी प्रॉब्लम रहा है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या प्रॉपर डाइट से बहुत आसानी से ये मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकता है? बिल्कुल, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर जैसे ही एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे बाल सफ़ेद होता है वैसे एक प्रॉब्लम है, पर आपने बाल को ठीक से संभाल दिया, तो ऑयल लगाया है, ठीक से मेंटेन किया, तो थोड़ा और टाइम के लिए चलता है और इतना जल्दी प्रॉब्लम नहीं होता है। सेम घुटना का भी, कार्टिलेज को आपने पूरी एक्सरसाइज किया है, वजन कम रखा है, थोड़ा लंबा टाइम के लिए आ सकता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो विदाउट सर्जरी नी पेन कितना हम मतलब ठीक हो पाता है ऐसे? कि घुटना का आर्थराइटिस है, हमेशा स्टेजेस में बात करते हैं, अर्ली स्टेज, मीडियम स्टेज और लेट स्टेज, और सर्जरी होता है यूजुअली ओनली लेट स्टेज पर। अर्ली स्टेज, मीडियम, लास्ट ऑप्शन जनरली सीवियर स्टेजेस में ही सर्जरी करते हैं। अर्ली और मीडियम स्टेजेस में सर्जरी का यूजुअली ज़रूरत नहीं होता है। इस स्टेजेस में मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, वेट रिडक्शन, जिस एक्टिविटीज़ में घुटना में ज़्यादा स्ट्रेन होता है, नीचे बैठ के उठना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब थोड़ा कम करना पड़ता है। अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई कर लिया तो ये एक्टिविटीज़ चेंज करना पड़ता है, वज़न कम करना पड़ेगा। कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं इसके साथ, जो कोलाजन सप्लीमेंट्स है और ग्लूकोसामिन सप्लीमेंट्स, वो सब दे के घुटना को थोड़ा संभाल सकते हैं। इसके साथ फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, वो सब घुटना में थोड़ा बैलेंस को अच्छा कर लेते हैं। थोड़ा लंबा समय के लिए अर्ली स्टेज से लेट स्टेज जाने को काफ़ी अच्छा प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ आजकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी ऐड हुआ है पिछले 10 साल में। मेनली आजकल जो मोस्ट कॉमनेस्ट यूज्ड है PRP इंजेक्शन, अर्ली स्टेजेस में काम करता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन के साथ PRP इंजेक्शन घुटना में जब लगाते हैं, थोड़ा बहुत जो रिमेनिंग कार्टिलेज है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है और स्वेलिंग और पेन को कम कर लेता है। तो एक ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे एक रीज़न है, बहुत सारे ऐसे भी है थोड़ा पेन होने के बाद भी, जैसे ब्रिस्क वॉक, अभी 10,000 स्टेप्स करना है, ऐसे कुछ ठान लेता है, उससे भी क्या प्रॉब्लम ज़्यादा होता है? जो जैसे हम वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग में घुटना में स्ट्रेन होता है, तो नॉर्मल लोगों में वॉकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग 10,000 स्टेप्स कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। पर घुटना में अगर प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, तब भी कुछ लोग वही सोचते हैं हम फिर भी करेंगे, वो शायद ठीक नहीं है। तो जब अगर घुटना में प्रॉब्लम है तो वॉकिंग भी करना है, पर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उसको मॉडरेशन में वॉकिंग कहते हैं। जैसे नॉर्मल हम ऐसा थंब रूल कह सकते हैं तो 20 मिनट वॉकिंग अच्छा है। उससे ज़्यादा करना, जब घुटना का प्रॉब्लम है मैं बोल रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा करना थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, वो सिर्फ वॉकिंग नहीं होना चाहिए, वॉकिंग कर सकते हैं उसके साथ, वो भी क्या एज पर डॉक्टर सजेशन एक्सरसाइज? हाँ, एक्सरसाइज भी डॉक्टर सजेशन लेके कर सकते हैं, पर एज अ जनरल रूल वॉकिंग, साइकिलिंग, ये दोनों मिक्स करके करना बेटर होगा। अगर घुटना का प्रॉब्लम शुरू हो गया, 20 मिनट वॉकिंग, थोड़ा 20 मिनट साइकिलिंग कर सकते हैं। और पर 20 मिनट चलने से अगर दर्द हो रहा है, इसका मतलब है घुटना में और थोड़ा डैमेज हो रहा है। पेन एक प्रोटेक्टिव सेंसेशन है, तो अगर 20 मिनट में पेन हो रहा है, थोड़ा कम वॉकिंग करना बेटर है, साइकिलिंग को बढ़ाना। ओके, ये जो आपने बोला कि डैमेज हो रहा है, इसका कुछ क्या वो अलार्मिंग साइन कुछ देता है? कैसे पता चलेगा कि अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जो घुटना में पेन है तो हमें ये पता होना चाहिए कि घुटना का प्रॉब्लम हो रहा है। तो पेन एक इंडिकेटिव सेंसेशन है, घुटना में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है करके।
तो पेन घुटना में हो रहा है, काफ़ी दिन से हो रहा है, तो इसका मतलब है चेकअप करना पड़ेगा। चेकअप करने से यूजुअली हम देखते हैं, एक एग्जामिनेशन करते हैं और एक्सरे, स्टैंडिंग एक्सरे करने से घुटना में आर्थराइटिस है कि नहीं है और किस स्टेज में है वो पता कर सकते हैं। घुटना में हड्डी के बीच में जो स्पेस है वो एक्सरे में क्लियरली दिखता है। अगर काफ़ी अच्छा है, इसका मतलब कार्टिलेज काफ़ी बचा हुआ है। घुटना में जो हड्डी के बीच में जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया, तो इसका मतलब घुटना कार्टिलेज चला गया। तो पेन है चलने के बाद को यूजुअली शुरू का स्टेजेस में नीचे बैठ के उठने में, सीढ़ी चढ़ने में पेन होता है। जैसे बीमारी बढ़ता है तो चलने में पेन होता है, और थोड़ा ज़्यादा हो गया तो 5-10 मिनट खड़े होने में ही पेन कर लेता है। तो पेन है मेन सेंसेशन। इसके अलावा बहुत लोगों को जो आवाज़ भी करता है घुटना में, जैसे मैंने बोला था, जो ग्रीस वो चला जाता है तो फ्रिक्शन बनता है, तो फ्रिक्शन के साथ आवाज़ भी करता है। तो बहुत लोग आवाज़ के साथ भी आते हैं। इसके साथ बहुत लोगों को स्वेलिंग भी होता है, स्वेलिंग, घुटना में स्वेलिंग है। और फोर्थ चीज़ है जो आप देख सकते हैं, घुटना में जो टेढ़ापन बनता है। जैसे आप खड़े होते हैं, दोनों पैर एक साथ करके खड़े होंगे, तो घुटना के बीच में अगर स्पेस आ रहा है तो इसका मतलब पैर में थोड़ा टेढ़ापन है। तो टेढ़ापन भी बहुत लोगों को होता है। जब सीवियर स्टेज में है काफ़ी टेढ़ापन भी होता है, तब तो इनको, इसका मतलब है घुटना में एक ही पोर्शन में ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। तो कब नी रिप्लेसमेंट का ज़रूरत कब पड़ता है? जैसे मैंने बोला था, स्टेज के ऊपर सर्जरी का या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का डिसीजन लेते हैं। अर्ली एंड मीडियम स्टेजेस में सर्जरी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेट स्टेजेस में ही ज़रूरत पड़ता है। लेट स्टेजेस का मतलब है दो चीज़ है। एक तो क्लिनिकली मतलब आपको कितना कष्ट हो रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है वो देखना है। यूजुअली नी रिप्लेसमेंट करते हैं जब 10-15 मिनट चल नहीं पाते हैं, अपना रोज़ का काम नहीं कर पा रहे हैं। मेनली अगर विमेन में देखेंगे तो खड़े होके कुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, रोज़ उनका जो मार्केट में जाना है या मंदिर या मॉस्क में जाना है वो काम नहीं हो पा रहा है, तो उस समय ही यूजुअली नी रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं। दूसरा चीज़ है तो हमें एक्सरे का स्टेज है। एक्सरे में जैसे मैंने बोला था, एक्सरे में भी जैसे स्टेज वाइज वो जो गैप, हड्डी के बीच में जो गैप है धीरे धीरे कम होता है। जब पूरा हड्डी के बीच में गैप नहीं है, इसका मतलब कार्टिलेज नहीं है, तभी ऑपरेशन किया जाता है। सिम्टम्स भी होना चाहिए, आपका रोज़ का काम में मुश्किल है और एक्सरे में सीवियर आर्थराइटिस है, तभी यूजुअली नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर कन्नन, ये नी रिप्लेसमेंट लेके अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन और मीथ पेशेंट के मन में है कि कितना बेनिफिशियल होगा, टोटल रिप्लेसमेंट या पार्शियल रिप्लेसमेंट, ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? नी रिप्लेसमेंट काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है। ऑलमोस्ट 50 साल से दुनिया में हर जगह हो रहा है, और इंडिया में लास्ट 15-20 ईयर्स में काफ़ी इसका नंबर बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट आजकल हर साल में 3 लाख नी रिप्लेसमेंट्स इंडिया में हो रहे हैं। तो इसका मतलब है इतना साल से टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है, नहीं है तो इतने साल नहीं चलता है। और काफ़ी रिसर्च है घुटना का रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल है करके, मतलब काफ़ी का लोगों के, मिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर रिसर्च है। इसमें एक ही हम चीज़ बताना चाहते हैं कि मतलब आज 100 लोगों को नी रिप्लेसमेंट किया है और 20 साल के बाद अब उसी 100 लोगों को देखेंगे तो 90% लोगों को घुटना का जो नी रिप्लेसमेंट है उसके बाद भी अच्छा चल लेता है। 10% लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स प्रॉब्लम हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट 20 साल का सक्सेस रेट है घुटना का 90% है। और उसमें दूसरा सवाल था पार्शियल और टोटल नी रिप्लेसमेंट का। घुटना में मेनली 2 कंपार्टमेंट होते हैं, मीडियल एंड लैटरल कंपार्टमेंट करके डिवाइड कर सकते हैं। उसमें एक ही कंपार्टमेंट में सीवियर आर्थराइटिस है तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हाफ काम कर रहे हैं, जो पार्ट में डैमेज पूरा है उसी पार्ट को रिप्लेस करने का टेक्नोलॉजी है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। इसको कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। जो कंपार्टमेंट डैमेज हुआ है उसी कंपार्टमेंट को रिप्लेस करने का तरीका है। दोनों कंपार्टमेंट में डैमेज है तो फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। सर, ये इम्प्लांट कौन सा लगाया जाता है, ये कैसे डिसाइड होता है? और एक क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे पेशेंट के मन में आते हैं कि 10 साल या 15 साल बाद अगेन वो चेंज करना पड़ेगा, ये क्या मिथ है या दिस इज़ अ फैक्ट? आई थिंक दैट इज़ अ मिथ बेस्ड ऑन जो भी हमारा एविडेंस है, वो तो 100 लोगों 1000 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मिलियन पेशेंट से ज़्यादा का डेटा है जो पब्लिक रजिस्ट्रीज में, मेनली
ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, यूके, ये सब में पब्लिक रजिस्ट्रीज मेंटेन करते हैं, जिसमें सब पेशेंट्स जिनको नी रिप्लेसमेंट हुआ है उनको फॉलो करते हैं, और 90% लोगों को 20 साल ये नी रिप्लेसमेंट आता है। ये तो आई थिंक 10 साल बोलना काफ़ी कम है। और जो दूसरा चीज़ है मटेरियल का है, टाइम टेस्टेड आज का गोल्ड स्टैंडर्ड मटेरियल है घुटना में, जो क्रोमियम एंड कोबाल्ट का अलॉय होता है, वही मेनली जो लीडिंग कंपनी सब देते हैं क्रोमियम कोबाल्ट अलॉय का मटेरियल है। और नीचे का पोर्शन में हाईली क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन आता है। ब्रांड्स वेरी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड ब्रांड्स 3-4 है जो दुनिया में हर जगह देते हैं, वो ये US FDA अप्रूव्ड भी है, इंडिया में भी रेगुलेटरी अप्रूवल के साथ ही करते हैं। तो ये सब इम्प्लांट्स यूजुअली सेवरल रेगुलेटरी अप्रूवल्स, मतलब जो गवर्नमेंट का एजेंसीज है वो टेस्टिंग के बाद उनका रिजल्ट दिखाने के बाद ही मार्केट में आता है। और बहुत सारा इम्प्लांट्स है जो जनरली आते हैं 20-25 साल आ जाते हैं। और आज का गोल्ड स्टैंडर्ड है क्रोमियम कोबाल्ट का अलॉय है। बाकी वेरिएशंस भी है इसमें, कुछ लोग सेरामिक ट्राई करते हैं और कुछ में ऑक्सीनियम ट्राई करते हैं, पर आज का गोल्ड स्टैंडर्ड जिसके ऊपर कोई और चीज़ ज़्यादा बेटर प्रूव नहीं हुआ है वो क्रोमियम कोबाल्ट का अलॉय है। डॉक्टर कन्नन, ये सर्जरी के बाद मोस्ट कॉमन गलतियाँ पेशेंट की तरफ से क्या होता है? सर्जरी के बाद जो है रिकवरी पीरियड में थोड़ा ध्यान देना चाहिए और घुटना का मूवमेंट लाना चाहिए। इनिशियली सर्जरी के बाद कुछ लोगों को पेन थोड़ा हो सकता है, और आजकल है काफ़ी नया टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर पेन काफ़ी कम हो जाता है। तो पेन कम होने के बाद इनको एक्सरसाइज शुरू करना है, और पहले 1 महीने 2 महीने के अंदर घुटना में अच्छा मूवमेंट लाना है। यही हम टारगेट करते हैं। पहले 2 हफ्ते में 90 डिग्री मोड़ना है और 4 हफ्ते में 110 डिग्री मोड़ना है। घुटना को मोड़ना है, एक्सरसाइज करना है, ये मेन चीज़ है। ये अपने आप भी बहुत लोग कर लेते हैं, कुछ लोगों को फिजियोथेरेपी के मदद के साथ भी कर लेते हैं। आजकल हम शीट्स दे रहे हैं और एक ऐप में भी डाल के ये एक्सरसाइज दे देते हैं, तो वीडियो देख के अपने आप बहुत लोग 70% हमारा जो पेशेंट्स है अपने आप ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज पहले एक महीने 2 महीने में जितना मूवमेंट आ रहा है वही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले 2 महीने छोड़ दिया तो उसके बाद मूवमेंट लाना काफ़ी मुश्किल है। सेकंड चीज़ है, जैसे मैंने बोला था, सेफ़ ऑप्शन है और काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है। तो बहुत लोग काफ़ी चिंता के वजह से भी बहुत सफ़र करते हैं, नींद नहीं आता है। तो आप जब सर्जरी में जा रहे हैं उसका पूरा जानकारी लीजिए, उसका सक्सेस रेट कितना है वो पता करके जाइए। तो उसके बाद आप एंग्शियस ज़्यादा नहीं रहेंगे तो आपका रिकवरी और सुविधा हो जाएगी, जल्दी होगा। तो ये फिजियोथेरेपी के बाद आपने बोला जिसको ज़रूरत पड़ता है कितना दिन तक वो लगातार करना पड़ता है, और दूसरे बात फॉलोअप कितने दिन तक ज़रूरी है? तो यूजुअली जो फिजियोथेरेपी है हॉस्पिटल में ही शुरू हो जाता है। जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद 2-3 दिन जब रहते हैं उसी समय फिजियोथेरेपी शुरू हो जाता है। और एक्सरसाइज करना तो यूजुअली 3 से 6 महीने बहुत लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो पर उतना दिन फिजियोथेरेपिस्ट का मदद लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पहले कुछ दिन फिजियोथेरेपिस्ट का मदद लेके उनसे एक्सरसाइज सीख के पहले 15 दिन के बाद अपने आप भी बहुत लोग कर लेते हैं। कुछ लोग पहले से ही अपने आप कर लेते हैं। तो फिजियोथेरेपी का जो मेन कंपोनेंट है एक्सरसाइज करने का वो अपने आप भी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी का मदद लेके भी कर सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज करने का वो जो कैपेसिटी है और कंफर्ट है, जितना सर्जरी के बाद पेन कम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आजकल हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन है सर्जरी के बाद जो पेन है उसका कम करने के लिए। उसके लिए 2 चीज़ हम कर रहे हैं आज लास्ट 5-10 ईयर्स में जो पॉपुलर हुआ है। एक तो रोबोटिक सर्जरी है जिसमें अलाइनमेंट और बैलेंसिंग अच्छा मिलता है और उसके ऊपर जो पेन है उसको कम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है मल्टी मोडल एनालिसिस कहते हैं, जो सर्जरी के बाद 1 या 2 मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लो डोज मेडिकेशंस देते हैं जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा पेन रिलीफ मिलता है। और तीसरा है आजकल हम नया जो टेक्निक है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन करके नी रिप्लेसमेंट के साथ ही कर लेते हैं। जो सर्जरी के समय एक बार रेडियो अब्लेशन ऑफ जो घुटने के जो नर्व जाते हैं उसको अब्लेशन कर लेते हैं। तो अब्लेशन करने से 3 से 6 महीने जो नर्व है उसका सेंसिटिविटी कम हो जाता है, जो पेन भी ज़्यादा नहीं दिखता है। ये टेक्निक यूज़ करने से अभी ऑलमोस्ट 40-50% जो पहले का पेन था वो कम हो गया। तो इसीलिए आप एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी कर पाएंगे।
सर अपोलो चेन्नई में ये जो फैसिलिटी के बाद आप अभी बोला वो सब कुछ अवेलेबल है? या 100%। ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हमारा वन ऑफ द अर्लीस्ट सेंटर्स टू स्टार्ट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इन इंडिया। और अभी 3.5 साल से हमारा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम अपोलो चेन्नई में चलता है और आज तक ऑलमोस्ट 1500 नी रिप्लेसमेंट ये रोबोटिक असिस्टेंस के साथ हो गया। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन अभी लास्ट 6 महीने में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो सब फैसिलिटी चेन्नई में वो टेक्नोलॉजी वाइज सब है, इसलिए बहुत लोग उधर आते हैं सर्जरी करने। और इन्हीं लास्ट वर्ड नी पेन और नी रिप्लेसमेंट लेके और मेरा नी हेल्दी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब तक आपको दर्द नहीं कर रहा है आपको ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, पर पहले से आपको वेट अच्छा मेंटेन हो रहा है तो इसका मतलब है हाफ प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया। वेट अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलर यंग एज में वॉकिंग कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो घुटना का स्ट्रेंथ अच्छा है, तो इसका चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। अगर पेन शुरू हो रहा है तब घुटना के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर कन्नन। আমরা কথা বললাম হাঁটুর ব্যথা এবং এই হাঁটুর ব্যথা থেকে কিভাবে আপনারা মুক্তি পেতে পারেন। আমাদের সঙ্গে ছিলেন অ্যাপোলো চেন্নাইয়ের ডক্টর অর্থোপেডিক সার্জন অরুণ কন্নন এবং সেখানে আপনারা এক ছাদের তলায় সমস্ত রকম পরিষেবা পাবেন, অর্থাৎ আধুনিক যে সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে সে সমস্ত কিছুই আপনারা পেয়ে যেতে পারেন। আমি আরও একবার হেল্পলাইন নম্বরটা বলে দেবো 0444040106 এবং হোয়াটসঅ্যাপেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 8017363636 এবং 9163048748। আজ এখানেই শেষ করছি এই বিশেষ অনুষ্ঠান। আরও একবার জানাবো অনেক বহুত বহুত শুক্রিয়া স্যার।